साथियों, हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का एक सेशन, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का जो बेस है वो एनसीईआरटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव से गैस का बनना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, गैस से द्रव का बनना, ठोस से गैस बनना या गैस का ठोस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। अगर मैं बात करूँ ऊर्ध्वपातन की, तो जो पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, यानी ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सिस्टम होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में चीज़ें ठोस से गैस में परिवर्तित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? यानी जो रिफाइनिंग होती है, जो क्रूड ऑयल होता है हमारा, उसमें जो रिफाइनिंग होती है वो किस विधि से होती है? क्या आंशिक विधि से होती है, आंशिक आसवन द्वारा होती है, क्या वर्ण लेखन द्वारा होती है, या फिर भाप आसवन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आंशिक आसवन द्वारा। यानी आंशिक आसवन द्वारा जो क्रूड ऑयल है उससे बाकी की चीज़ें, ग्रीस हो गया, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कुल तार, बहुत सारी चीज़ें अलग की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस पदार्थ को ताप एवं दाब से परिवर्तित नहीं किया जा सकता? यानी हम अगर किसी इन लोहे पे, लकड़ी पे, पत्थर पे, या फिर बी और सी, इन तीनों या चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर अगर हम टेम्परेचर दें तो उसका आकार चेंज हो जाएगा? क्या हम लोहे को टेम्परेचर से उसके दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं बिल्कुल। क्या हम लकड़ी को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लकड़ी को अगर हम ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो लकड़ी जल जाएगी और वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, राख में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसी पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तब भी उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से हो जाता है कि किस किस का परिवर्तन नहीं होगा, एक तो लकड़ी का नहीं होगा और एक पत्थर का नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका जो राइट ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। यानी दोनों ही चीज़ें ये ऐसी हैं कि ये ताप और दाब से परिवर्तित नहीं की जा सकती। बाकी लोहा तो हो सकता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस में साम्य होता है? यानी कहने का मतलब है कौन सा पदार्थ है इनमें से जो तीनों अवस्था में रहता है? क्या तेल रहता है, क्या तेल रहता है, क्या जल रहता है, क्या वाटर रहता है, या फिर तीनों ही रहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से, वो है दोस्तों जल। यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में साम्य रहता है, समान रूप से रहता है। उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती, उसके मॉलिक्यूल चेंज नहीं होते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं। लेकिन जल जो है वो भाप में भी मॉलिक्यूल उसके H2 ही रहता है, और बर्फ़ बन जाती तब भी H2 रहता है, जल बनता है तब भी रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में घटते हैं, बढ़ते हैं, समान रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सांचे में केवल वही पदार्थ ढाले जा सकते हैं दोस्तों जो केवल आयतन में बढ़ते हैं। अगर वो आयतन में घटेंगे तो सांचे में फिट नहीं आएंगे। इसलिए सांचे में वो पदार्थ डाले जाते हैं जो आयतन में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यानी आयतन बढ़ेगा तो वो सांचे में फिट आ जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से बाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर करती है? जो बाष्पन की क्रिया है, क्या वो द्रव के ताप पर निर्भर करती है, क्या वो द्रव के खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, यानी ओपन सरफेस पे, या फिर क्वथनांक पर डिपेंड करती है, या फिर उपयुक्त सभी? यानी बाष्पन की जो क्रिया हो, एवोपरेशन जो होता है, उसकी क्रिया एक तो द्रव के ताप पे, यानी द्रव का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बाष्पन की क्रिया भी बढ़ेगी। जब द्रव का जो ओपन एरिया है, जो ओपन सरफेस है किसी जगह का जहाँ पे द्रव भरा हुआ है, उसमें जब ओपन रहेगा वो, तो उसका एवोपरेशन भी तीव्र गति से होगा। दूसरा क्वथनांक, जब उसको हम बॉयल करेंगे द्रव को, तब भी वो उसमें बाष्पन की क्रिया होगी। तो इस हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है यहाँ पर, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। दाब द्रव के क्वथनांक से कैसे संबंधित है? यानी दाब जब बढ़ेगा तो द्रव का क्या होगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? क्या दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव के क्वथनांक के, या दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता द्रव के क्वथनांक के? दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक समान रहता है या कोई नहीं? जैसे कि यहाँ पे साइन देख रहे होंगे, ये जो अल्फा साइन है इसका मतलब होता है समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या इनडायरेक्टली होता है, इन्वर्ट होता है इसका? तो इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, और दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक घट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? आपने सुना होगा वो जो गोल्ड प्लेट पे जो किया था उन्होंने आविष्कार, जिस पे उन्होंने पता किया था कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है वो किस तरीके की होती है।
तो उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? क्या नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, या न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक हमेशा डिपेंड करता है नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है, और इसको जेड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ध्यान रखेंगे इस बात। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ, जो दो अलग अलग पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, क्या वो घर्षण कहलाता है, क्या वो समागम कहलाता है, क्या वो विसरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो कहलाता है विसरण। जब दो विभिन्न पदार्थ स्वतः मिलते हैं तो उनको उसको बोलते हैं दोस्तों विसरण। किसी भी पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? किसी पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा आती है? कोई भी पदार्थ है प्रकृति में, उसके कणों के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है? क्या स्टैटिक ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। किसी पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? यानी जो पदार्थ होता है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी वस्तु है, तो उसमें जो कण होता है जिसको हम परमाणु बोलते हैं, उसकी क्या विशेषता है? नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, क्या विशेषता नहीं है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच परमाणु ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इसका आंसर भी होते हैं। ये बात नहीं है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के कणों के बीच परमाणु ऊर्जा होती है। ये ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर गलत। इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया है, परमाणु के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। निम्न में से घनत्व किसके बराबर होता है? यानी घनत्व बराबर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सेट होगा? क्या द्रव्यमान बटे भार होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, या भार बटे द्रव्यमान होता है, या आयतन बटे द्रव्यमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान बटे आयतन होता है आपका घनत्व। निम्न में से वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ से जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? क्या लेक्टोमीटर होता है, या हाइग्रोमीटर होता है, एग्रोमीटर होता है, या बैरोमीटर होता है? तो दोस्तों लेक्टोमीटर जो होता है, लेक्टोमीटर जो होता है वो दूध में जो अशुद्धि होती है उसको मापने काम आता है। हाइग्रोमीटर नमी को मापने के काम आता है। आपका बैरोमीटर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बैरोमीटर जो है आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। इनमें से शुष्क बर्फ होती है, इसमें से बताइए कौन सी शुष्क बर्फ है? क्या यहाँ पर ठोस ऑक्सीजन शुष्क बर्फ कहलाती है, जलीय बर्फ कहलाती है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, या फिर आइसक्रीम कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? संघनन क्या है? क्या द्रव का ठोस में बदलना संघनन कहलाता है, गैस का ठोस में बदलना कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है, या गैस का द्रव में बदलना होता है? संघनन आपने सुना होगा, जब वर्षा होती है तब ये प्रक्रिया होती है, यानी बादल जो है वो डायरेक्ट द्रव में चेंज होते हैं। बादल क्या है? गैस है। जब गैस डायरेक्ट द्रव में चेंज होती है उसी को हम संघनन बोलते हैं, तभी तो बारिश की बूंदें नीचे आती हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? ये तो सबको पता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। क्या वो गलनांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है, क्वथनांक? गलनांक या हिमांक या क्वथनांक? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक बोलते हैं उसको। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है, कोई पदार्थ जिस पर पिघलने लगता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों गलनांक। उस बिंदु को बोलते हैं दोस्तों गलनांक। गलनांक पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है। इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातित ना, पीछे वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिमांक कहते हैं जिस पर बर्फ बनने लगता है, गलनांक जिस पर पिघलने लगता है, द्रवणांक जल में चेंज होने लगता है यानी द्रव में चेंज होने लगता है, क्वथनांक उबलने लगता है। इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपतित पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपतित मैंने अभी आपको बताया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो पदार्थ होते हैं वो वे पदार्थ होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं। तो उन पदार्थों में कपूर भी आता है, नौसादर भी आता है जिसको नेपथलीन बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है। लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आता है। इसमें जो आता है वो आता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट आपका इनमें से ऊर्ध्वपतित पदार्थ नहीं है, जो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित नहीं होता।
नाविक की खोज किसने की थी? नाविक की खोज किसने की थी? हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नाविक की खोज किसने की? क्या गोल्डस्टीन ने की, क्या एंडरसन ने, रदरफोर्ड ने, या सत्येंद्रनाथ बसु ने? तो नाविक की खोज मित्रों लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी, नाविक की खोज। और इन्होंने एक और खोज करी थी, बताइए किसकी की थी? इन्होंने इन्होंने ही प्रोटॉन की खोज करी थी दोस्तों, इन्होंने ही प्रोटॉन की खोज करी थी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।